नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे दो सहयोगी। भोपाल से जुड़े हुए हैं भारत शर्मा, जो देशबंधु के रोविंग एडिटर हैं, और लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे देशबंधु ऑनलाइन के एडिटर अमलेंदु उपाध्याय। तो आप दोनों का स्वागत है। जी धन्यवाद। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि भोपाल और लखनऊ आज क्यों चर्चा में है। दरअसल कानपुर मामले में वांछित 5 लाख रुपए का इनामी आरोपी विकास दुबे को आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 7 दिनों से यूपी पुलिस की अलग अलग टीमें 7 प्रदेशों में विकास दुबे को खोजने में लगी हुई थी और इसके बाद भी वो शिकंजे में नहीं आया था। लेकिन आज सुबह अचानक खबर आई कि विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है। वैसे इससे एक दिन पहले ही खबर थी कि विकास दुबे को फरीदाबाद में देखा गया है। एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि वो ऑटो में सवार होकर कहीं जा रहा है। सवाल उठता है कि अगर विकास फरीदाबाद में था तो वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर उज्जैन रातों रात कैसे पहुंच गया, जबकि इस वक्त देश में जो माहौल है उसमें कहीं आना जाना इतना आसान नहीं रह गया है। वैसे यूपी पुलिस को शक था कि विकास नोएडा, गुरुग्राम या दिल्ली फरार हो सकता है और इसीलिए यहां पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। पुलिस विकास के साथ साथ उसके साथियों की तलाश भी कर रही थी और पिछले 24 घंटे में विकास दुबे के 3 करीबियों को पुलिस ने ढेर कर दिया था। बुधवार को सुबह पुलिस ने विकास दुबे के साथी अमर दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि आज गुरुवार को सुबह विकास दुबे के 2 करीबियों रणवीर शुक्ला और प्रभात मिश्रा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने फरीदाबाद के होटल से गिरफ्तार किया था और बताया जा रहा है कि प्रभात पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था। इसके बाद एनकाउंटर में प्रभात को मार गिराया गया। दरअसल एनकाउंटर वाली हर घटना के बाद इसी तरह के कारण सामने आते हैं कि आरोपी जो है वो पुलिस कस्टडी से भाग रहा था। इसीलिए सवाल उठता है कि पुलिस आखिर किस तरह की कस्टडी करती है कि आरोपी को भागने का मौका मिल जाता है, या फिर पुलिस ने सवालों और आलोचनाओं से बचने के लिए प्रभात का एनकाउंटर कर दिया, ये सवाल भी उठता है। बहरहाल विकास को उज्जैन के महाकाल से गिरफ्तार करने पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसे उज्जैन के कलेक्टर के मुताबिक विकास दुबे महाकाल का दर्शन करने मंदिर में जा रहा था। उसी समय सुरक्षा कर्मियों ने उसको पहचाना और कंट्रोल रूम को सूचना दी। इसके बाद विकास दुबे वहां पर चिल्ला चिल्लाकर कहने लगा कि मैं ही विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। इसके बाद पुलिस की टीम ने उसको पकड़ा और कंट्रोल रूम में लेकर के गई। लेकिन जो आरोपी पिछले 6-7 दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था, वो खुद चिल्लाकर अपने बारे में क्यों कहने लगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये एनकाउंटर से बचने की उसकी रणनीति थी, ये भी एक सवाल है। और एक सवाल ये भी उठता है कि एक मोस्ट वांटेड अपराधी महाकाल जैसे भीड़ भाड़ वाले मंदिर परिसर को क्यों चुनेगा? क्या इसीलिए कि मंदिर के आसपास गोलीबारी नहीं होने की संभावना उसे नजर आई? इसीलिए इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह से विकास दुबे की गिरफ्तारी होना सवालों के घेरे में है। जिस वक्त उसे गिरफ्तार किया गया उस वक्त न तो उसने भागने की कोशिश की और न ही किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती की। तो भारत शर्मा जी, क्या विकास दुबे ने मारे जाने के डर से सरेंडर किया? क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस का दावा है कि उसे गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जिस तरह से यह गिरफ्तारी हुई है उसमें सवाल उठता है कि वो गिरफ्तार हुआ है या सरेंडर किया है। क्या इसके कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इसके पॉलिटिकल कनेक्शन हैं, क्योंकि आज ही कांग्रेस ने अभी कुछ फोटो जारी किए हैं जिसमें वो जेपी नड्डा से लेके उमा भारती और तमाम सारे लोगों के साथ उसके फोटो हैं। जेपी नड्डा का जो फोटो है वो जेपी नड्डा के अध्यक्ष बनने के बाद का है और उनको बुके देते हुए 1-to-1 वो फोटो हैं जो जारी बीजेपी ने किए हैं। दूसरी चीज, ये टैक्टिस है, क्रिमिनल्स का टैक्टिस है कि आप भीड़ के बीच में जाकर और अपनी आइडेंटिटी आप शो कर दीजिए जिससे पुलिस आपका एनकाउंटर नहीं कर सके। क्योंकि अगर पुलिस पकड़ लेती तो निश्चित तौर पर विकास दुबे का भी एनकाउंटर हो जाता। तो ये जो टैक्टिस है, ये जो एक शातिर जो बदमाश होता है, जो अपने खुद को बचाना चाहता है एनकाउंटर से और पुलिस की कार्रवाई से, वो इस तरीके की एक्टिविटी करता है। तो इससे ये तो तय है कि वो बचना चाहता था, इसलिए उसने खुद की आइडेंटिटी को उसने एक्सपोज कर दिया जिससे लोगों को ये पता पड़ जाए कि विकास दुबे गिरफ्तार हो गया है। इसमें आप ये चीज देखेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज है कि उसकी गिरफ्तारी के काफी समय तक बाद तक पुलिस ने डिस्क्लोज नहीं किया कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी चीज इसमें यह है कि जो इसमें लगातार पूरे मध्य प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसे रात के समय वहां पर एसपी और कलेक्टर दोनों रात में महाकाल के मंदिर में गए हैं वहां की व्यवस्थाएं देखने के लिए। एक तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है
दूसरा ये है कि रात के ही समय वहां पर जो थाना इंचार्ज है, जिसको मध्य प्रदेश में टीआई बोला जाता है, टाउन इंस्पेक्टर, उसको चेंज किया गया है उस थाने का, जो महाकाल मंदिर थाने का है ना। तो पहले जो था ये, और ये जो थानेदार है ये तोमर है कोई, और ये इनके जो रिलेशन है, मतलब तोमर जो ये जितने भी जो तोमर या भदौरिया है, ये सब चंबल से जुड़े हुए लोग हैं। ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है कि ये, चूंकि भदौरिया जो है ये कानपुर देहात के इलाके में इसका पूरा जो एक्शन था, तो ये पूरी इनकी रिश्तेदारियां हैं चंबल में। तो ये जितने भी क्रिमिनल हैं जो लखनऊ और कानपुर और इस इलाके में है, उनके रिलेशनशिप कहीं ना कहीं चंबल में रहती है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो ब्राह्मण भी हैं, और दूसरा वो चंबल इलाके के रहने वाले भी हैं। तो ये तमाम सारे जो कनेक्शन है, जो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल कनेक्शन भी इसमें सामने आ रहा है। और ये माना जा रहा है कि एक तरीके से अभय दान देने के लिए उसको एक नाटकीय तरीके से उसका सरेंडर कराया गया है, जिससे ये लग रहा है कि नहीं वो खुद भाग के आ गया। क्योंकि ये जो आप जो बात कह रहे हैं, यहाँ पर मैं एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं, वो ये है कि वर्तमान में अभी हम पिछले अगर 3-4 दिन से देखें तो मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, ये जो इलाके हैं, यहाँ सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट निकल रहे हैं। और इन जगह लॉकडाउन है पूरा, मतलब ये मुरैना जो है ये धौलपुर से लॉकडाउन है। तो अगर फरीदाबाद से अगर वो व्यक्ति बाई रोड निकलता है तो वो धौलपुर से ही मध्य प्रदेश में एंटर करेगा। और जब वो पूरे इलाके जब आपने सील कर दिए हैं, तो कैसे वो वहां से बच के अंदर आ जाता है और वहां से वो रातों रात उज्जैन पहुंच जाता है दर्शन। और उसके बाद ये भी जो दावे कर रहे हैं कि उसने दर्शन नहीं किया है, ये गलत है, क्योंकि उसके हाथ में कलावा बंधा हुआ नजर आ रहा है साफ तौर पर। मतलब वो व्यक्ति जा रहा है, वो अपने नाम से पर्ची कटवा रहा है। और ये महाकाल के मंदिर में हमेशा पुलिस रहती है ना। तो ये जो तमाम सारे जो सवाल है, आप एक बात बताइए, एक चौकीदार आइडेंटिफाई कर रहा है, एक दुकानदार आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन वहां पे खड़े हुए पुलिस वाले आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, है ना। तो ये कुल मिला के जो मामला है, ये उसको बचाने के लिए, और इसमें निश्चित तौर पर बहुत हाई प्रोफाइल जो है इसके पीछे बैकिंग है, क्योंकि इतना आसान नहीं है पुलिस इस तरीके से। और ये भी इसमें कहा जा रहा है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में रहता तो पुलिस बिल्कुल इस समय शायद योगी जी की बात नहीं सुन रही है, और वो बदला लेने के लिए लगातार एनकाउंटर कर रही है। तो हो सकता है कि अगर वो हत्या पुलिस पे चढ़ जाता है तो। जी, अभी और आते हैं भारत जी इस मसले पे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। और विकास दुबे पर पुलिस शिकंजा कसते ही उधर वहीं आपके मध्य प्रदेश में ही पाप और पुण्य की व्याख्या भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर कहा है कि जिनको लगता है कि महाकाल की शरण में जाने से उनके पाप धुल जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है। वहीं भाजपा नेता, जो अभी अभी भाजपा नेता बने हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि बाबा महाकाल के दरबार में पापी को आखिर मिला दंड, जय महाकाल। कुख्यात बदमाश विकास दुबे को उज्जैन के श्री महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों और उज्जैन पुलिस को बधाई। विकास दुबे को उसके किए हुए पापों की कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। इस तरह के बयानों से लगता है भारत जी और अमलेंदु जी कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को विकास दुबे की कथित गिरफ्तारी का श्रेय लेने की काफी हड़बड़ी है। वैसे जिस राज्य में व्यापम जैसा गंभीर घोटाला हो चुका हो, वहां के मुख्यमंत्री का यह दावा मजाक ही लगता है कि उनकी सरकार किसी अपराधी को नहीं बख्शेगी। वैसे राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि एमपी में ना अपराध कम हो रहे हैं, ना अपराधियों का हौसला जो है वो कम हो रहा है। क्योंकि इसी साल रिपोर्ट आई है कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराध मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। 2016, 2017 और 2018 तीनों साल मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे अधिक रेप हुए। इसके बाद कम से कम शिवराज सिंह चौहान को इस तरह के दावे करने से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। वैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और दोनों राज्यों की सरकार खुद की पीठ थपथपाने में लगी हुई है। लेकिन अमलेंदु जी, विकास दुबे की गिरफ्तारी की बात पर राजनीतिक दलों ने जो सवाल उठाए हैं उन्हें भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछा है कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है या उसने खुद सरेंडर किया है। कांग्रेस ने भी योगी सरकार से सवाल पूछा है कि क्या विकास दुबे को सुरक्षित प्रदेश लाया जाएगा, और सवाल ये भी है कि विकास का यूं ही मध्य प्रदेश में पकड़ा जाना महज इत्तेफाक है या उपचुनाव से पहले कोई राजनीतिक स्टंट है। इसमें क्या छिपा हुआ है, क्या बोलेंगे अमलेंदु जी? देखिए, एक तो मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि शिवराज सिंह जी जो बोल रहे हैं वो खुद वाहवाही लेना चाहते हैं तो ले लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम योगी जी के ऊपर आरोप ना लगाएं। क्योंकि शिवराज सिंह जी जो कह रहे हैं वो सीधे सीधे योगी जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि योगी जी इतने कमजोर मुख्यमंत्री नहीं है जितने कमजोर मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी हैं। तो मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और योगी जी को कमजोर मुख्यमंत्री साबित कतई ना करें। दूसरी चीज ये है कि अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है उसका ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उसने एक क्रोनोलॉजी समझाई है और उसका ट्वीट इस तरीके से है कि आप क्रोनोलॉजी से जुड़े कुछ तथ्य समझिए। विकास दुबे उज्जैन से गिरफ्तार हुआ, नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा उज्जैन के प्रभारी मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा कानपुर चुनाव में प्रभारी थे, विकास दुबे कानपुर का रहने वाला है। ये कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अभी थोड़ी देर पहले का ट्वीट है जो काफी कुछ कहता है और काफी कुछ सवाल उठाता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण अफसर हैं, उनके विषय में एक दूसरे अफसर उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस के हैं, अमिताभ ठाकुर साहब, उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है और उनका जो ट्वीट है वो क्या कहता है आप उसको भी सुन लीजिए। अमिताभ ठाकुर साहब ने एक फोटो जो है वो ट्वीट कर मतलब पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है और लिखा है कि अवनीश अवस्थी सर ने मुझे तो अपने घर के कार्यक्रम में नहीं बुलाया, लेकिन आज मीडिया से यह जाना कि उनके इस कार्यक्रम में विकास दुबे का खासम खास आदमी जय वाजपेयी गया था और शायद बुलाया गया था। वैसे भी मेरे जैसे बेकार को कौन पूछता है। ये एक अफसर जो हैं, जो बड़े चर्चित अफसर हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, पुलिस अफसर अमिताभ ठाकुर जी, और जो मुलायम सिंह जी का एक उनके साथ विवाद भी जो है चला और अदालत और कोतवाली तक सब पहुंचा, उसमें वो चर्चित है अमिताभ ठाकुर। उन अमिताभ ठाकुर का ये एक ट्वीट है और बड़े ईमानदार अफसर अमिताभ ठाकुर माने जाते हैं। तो अब ये आप इससे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश वही राज्य है जहां जेल के अंदर अपराधियों में गैंगवार होती है और अपराधी मारे जाते हैं, जेल के अंदर गोलियां चलती हैं, और तो और अदालतों में जज के सामने चैम्बर में गोली चलती है। ये वही उत्तर प्रदेश है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां विकास दुबे पनपता है। ये वही उत्तर प्रदेश है कि जब 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है उत्तर प्रदेश में, थाने के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त की हत्या होती है और उस विकास दुबे उस केस में बाइज्जत बरी हो जाता, मतलब साक्ष्यों के अभाव में छूट जाता है क्योंकि उसके खिलाफ गवाही नहीं मिलती है। थाने के अंदर हत्या होती है, उसके खिलाफ गवाही नहीं मिलती है। ये उत्तर प्रदेश है, हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी मैं चीज एक और कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग बड़े नजदीक से समझते हैं वो जानते होंगे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो असल में गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर का इलाका जो है ब्राह्मण और ठाकुरों की शत्रुता के लिए लंबे समय तक जाना जाता रहा है और दोनों पक्षों की तरफ से एक समय वहां ठाकुर लॉबी का नेतृत्व वीरेंद्र प्रताप शाही किया करते थे और ब्राह्मणों की लॉबी का नेतृत्व हरिशंकर तिवारी किया करते थे। दोनों पक्षों की तरफ से खूब गैंगवार होती थी और लाशें बिछा करती थी। तो उस पृष्ठभूमि से आते हैं और अगर आप गोरखपुर क्षेत्र के किसी व्यक्ति से अगर आप बात करेंगे तो आपको वहां ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच का जो लड़ाई है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अभी जैसे कि भारत शर्मा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस जो इस समय योगी जी का नहीं सुन रही है और वो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ पड़ जाता विकास दुबे तो शायद उसका एनकाउंटर हो जाता। यह बात सही भी हो सकती है और हो सकता है कि सही ना भी हो, दोनों बातें हो सकती हैं। क्योंकि ये सही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय जो बहुत खिसियाई हुई है और जिस तरीके से उसका घर गिराया गया विकास दुबे का, उसकी गाड़ियां तोड़ी गई, ऐसा करने के कोई कानूनी जो थे अधिकार पुलिस को प्राप्त नहीं थे। एनकाउंटर होता, वो पकड़ा जाता, लड़ाई होती, उससे मुठभेड़ होती, उसमें मारा जाता, वो चीजें सब ठीक थी, लेकिन घर गिराए जाने के अधिकार जो थे वो और गाड़ियां तोड़े जाने के अधिकार जो थे वो पुलिस के पास नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से चूंकि उसके पुलिस के अधिकारियों की हत्या हुई, 8 मतलब एक सीओ स्तर का अधिकारी मारा गया, उसके बाद कई सिपाही उसमें मारे गए, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं मीडिया में और तमाम स्रोतों से वो ये आ रहा है कि वो 2 दिन तक जो था वहीं था जी। विकास दुबे जो था वो 2 दिन तक उसी शिवली गांव में था। ये मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं और मीडिया में जो है
ये एक एक वीडियो वायरल हो रहा है कोई 12 या 13 सेकंड का, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर कानून की व्यवस्था आपको बताना चाहता हूँ। एक 12 या 13 सेकंड का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मैं उसकी सत्यता ये पुष्टि नहीं कर सकता कि वो सत्य या असत्य है, उसकी पुष्टि करना सरकार का काम है। उसमें उत्तर प्रदेश के एक बड़े अफसर जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बाकायदा अफसरों की मीटिंग में कह रहे हैं कि उन्होंने रात के 12 बजे एक एजीजी को फोन किया और उसने फोन नहीं उठाया। ये वीडियो जो एक वायरल हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो सरकार चल रही है। दिक्कत असल में ये है कि असल में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो लोग नजदीक से देख रहे हैं और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जो लोग देख रहे हैं, वो ये लोग आपस में कानाफूसी करते हैं, चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो जरूर योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेकिन सरकार जो चल रही है वो दिल्ली के इशारे से चलती है, अफसरों की नियुक्ति जो होती है वो दिल्ली के इशारे पे होती है। तो ये बात है कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन और शासन के बीच में जो अंतर विरोध और देखने को मिल रहे हैं जिस तरीके से, उससे लगता है कि ये कानाफूसी में कुछ दम भी हो सकता है। जी, और इधर विकास दुबे की गिरफ्तारी पर जहां यूपी और एमपी पुलिस भले अपनी पीठ ठोक ले, लेकिन इससे वे सवाल भुलाए नहीं जा सकते जिनके कारण कानपुर जैसी घटना हुई। ये सबको पता है कि विकास को पकड़ने जब पुलिस दल गया तो उसमें कोऑर्डिनेशन की भारी कमी थी। पुलिस के पास अपने बचाव के लिए पर्याप्त उपकरण नहीं थे। जेसीबी मशीन, जिसके बारे में अभी अमलेंदु जी आप बोल भी रहे थे कि ये लगा करके विकास ने बड़े आराम से पुलिस को घेरने की तैयारी कर ली थी और पुलिस इस जाल में फंस भी गई, और इसका अंजाम क्या हुआ हम सब ने देखा है। और दूसरी तरफ पुलिस ने क्या किया ये भी हमने देखा है, और उसके बाद पुलिस महकमा भी विकास का कैसे ये लोग मददगार थे पहले, ये सारी चीजें सारी बातें सामने आ चुकी हैं। अब विकास की गिरफ्तारी पर कानपुर में शहीद हुए पुलिस जवानों के परिजनों ने कुछ सवाल उठाए हैं भारत जी। जैसे वो फरीदाबाद में है ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन जब बॉर्डर सील है तो उज्जैन कैसे पहुंचा और कैसे उसने महाकाल में अपने नाम की पर्ची कटाई। पर्ची की बात अभी अपने वक्तव्य में भारत जी आप बोल भी रहे थे, और वही बात मैं यहां भी लेना चाह रहा हूं कि आखिर उसने पर्ची कैसे कटाई और क्या इसमें उसकी मदद पुलिस ने की या किसी और ने किया, यह भी बड़ा सवाल है। और आपको यह भी बता दूं कि सावन के महीने में, खासकर जो सावन का महीना होता है जो चल रहा है अभी, इस महीने में महाकाल में दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ लगती है, और ऐसे में भक्तों की पर्ची कटानी होती है। जहां यह भी कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने भी अपने नाम की पर्ची कटाई थी। तो भारत जी क्या कहेंगे, क्या इस गिरफ्तारी के पीछे पुलिस की मिलीभगत है? क्या पुलिस के गद्दारों को पहले तलाशना और सजा देना चाहिए? ये तमाम जो बातें आ भी रही हैं, और खासकर ये बात जो है पुलिस के जो जवान, जो शहीद जवान हैं, उनके परिजन ये सवाल उठा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये निश्चित तौर पर देखिए, जैसे मैंने अभी भी आपसे कहा, और ये जो बात जो कांग्रेस लगातार उठा रही है मध्य प्रदेश में, या पूरा जो सिनेरियो जो चल रहा है, इनके आपस में पॉलिटिकल इंटरलिंक है। देखिए, चंबल और ये जो इलाका है पूरा जो उत्तर प्रदेश का, इनके आपस के रिलेशनशिप है। तो जो क्रिमिनल शेयरिंग भी यहाँ पर इलेक्शन के समय भी जो क्रिमिनल्स की शेयरिंग है चुनाव लड़ने के लिए, वो आपस में होती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है उसके रिलेशनशिप यहाँ पर नहीं रहे होंगे। देखिए, इसमें एक और जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि अभी ग्वालियर चंबल में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन होना है उसमें 16 सीटें जो है वो उसी इलाके से आती हैं। और ये वहाँ जो ब्राह्मण की जो राजनीति है अभी, जिसकी अमलेंदु जी बात कर रहे थे, देखिए वो ब्राह्मण और ठाकुर की जो राजनीति ये चंबल में भी उतनी ही ज्यादा है जितनी ये उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर बता रहे हैं। तो इसलिए अभी की जो स्थिति है नरोत्तम मिश्रा पे, देखिए नरोत्तम मिश्रा के ऊपर दांव लगा हुआ है। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, अभी अमलेंदु जी ने मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह को कमजोर कहा। हम घोर आपत्ति इस पे करते हैं। भाई, एकमात्र मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान का जिसने टाइगर पाला है। आप बताइए, आपको कहीं कोई ऐसा आदमी मिला है जो टाइगर को पाले? परेशान हो रहा है लेकिन उसने टाइगर का साथ नहीं छोड़ रहा। गुजरात का आप ये देखिए, तो और ये जो जी जी अमलेंदु जी, हाँ, तो हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जिन्हें जो टाइगर पालते हैं, है ना। तो बहरहाल, तो मैं यही कह रहा था कि इस समय जो पूरी मध्य प्रदेश की जो परिस्थिति चल रही है उसमें शिवराज सिंह के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। किसी भी दिन शिवराज सिंह जा सकते हैं, और अगर शिवराज सिंह जाते हैं तो नरोत्तम मिश्रा ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम सबसे प्रमुख दावेदारों में से है, क्योंकि ये पूरे घटनाक्रम में भी, और मैं इस बात को भी मैं इस बात से भी पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, या मेरी जो जानकारी जो है
ये विधायकों को उठाने में जो भूमिका है, तो हो सकता है इनमें भी हमारे जो दुबे जी हैं उनकी कहीं ना कहीं भूमिका रही हो, या उनके साथियों की भूमिका रही हो, क्योंकि इनको घेरा गया है। बाद में जो जो राजनीतिक जो बहुत सारी जो जानकारियां वहां से निकल के आई हैं, उसमें ये जो आरोप जो कांग्रेस लगा रही थी कि विधायकों को बंधक बनाया गया, असल में वही स्थिति थी। तो हो सकता है कि जिन क्रिमिनल्स की इनको मदद की जरूरत पड़ी हो, उसमें भी दुबे के या दुबे से जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व रहे हों, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा की वही जो अभी थोड़ी देर पहले जो अमलेंदु जी ने बात कहा, और कांग्रेस इसको लगातार सवाल खड़े कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनकी भूमिका के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, है ना, क्योंकि ये अपने आप को ब्राह्मण के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, ब्राह्मणों का एक हिस्सा जो था वो कहीं ना किसी लेवल पर जाकर इनकी द्विवेदी की को सपोर्ट कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर देखें या वैसे भी अगर आप देखेंगे तो किसी लेवल पर, मैं ये नहीं कह रहा विकास की सपोर्ट कर रहा है, विकास कुछ हिस्सा है, जो उनके साथ इस पूरे मामले में साथ में खड़ा हुआ है। जी जी। लेकिन अमलेंदु जी इधर दूसरी तरफ अगर देखें तो ये तो खैर भारत शर्मा जी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 साल से योगी सरकार है, और हर मौके पर हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल में कई ऐसे मौके आए जब योगी सरकार जो है वो बैकफुट पर आई है, और अभी भी इस मसले पर भी योगी सरकार बैकफुट पे ही है, और लगातार हम देख रहे हैं कि घिरती जा रही है योगी सरकार, लेकिन फिर भी अपने आप को बचाने के लिए जो भी यत्न प्रयत्न है वो करती रही है, और साफ नजर आता है कि उसके बाद बहुत सारा काम तो खैर मीडिया कर ही देता है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है इस विकास दुबे वाले मामले को लेकर के, और उसमें जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ और उनके जितने भी मंत्रिमंडल और बाकी सरकार के महकमे, जिसमें आपने अभी एक नाम भी अवनीश अवस्थी का नाम भी बताया कि उनके यहाँ कैसे विकास दुबे का कोई आदमी किसी कार्यक्रम में था, इन सब को लेकर के जो एक छवि बनी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे कि अब आगे क्या होगा? देखिए, अब आगे क्या होगा स्पेशल में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दिल्ली है वो दिल्ली भी लखनऊ को लगातार अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। मतलब इस तरीके की चर्चाएं यहाँ रहती, और उसका प्रभाव जो है यहाँ की कानून व्यवस्था पर भी पड़ता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर जो है और दूसरे तरीकों के किसी तरीके का कोई आरोप नहीं है, मतलब हमारी उनसे वैचारिक असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन उन पर जिस तरीके के आरोप और मुख्यमंत्रियों के ऊपर रहते हैं उस तरीके के कोई भी आरोप नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर के और जिस तरीके से वो बात करते हैं, या जिस तरीके से उनका अपना एक सांप्रदायिक एजेंडा है, वो जिस तरीके से बात करते हैं, हर चीज को हिंदू मुसलमान की तरफ ले जाते हैं, तो उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा है, उस पर लोगों को आपत्तियां हो सकती हैं, और आपत्तियां वो जायज भी हैं। लेकिन जिस तरीके से मतलब एक मुख्यमंत्री को काम करना चाहिए और काम करते हुए दिखना चाहिए, वो चीजें यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए जो है लगातार जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर मतलब जब से सरकार बनी है, जैसी सरकार बनी थी उसके बाद आपको याद होगा तुरंत उसके कुछ ही दिनों के बाद जो यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे है उस पर एक बड़ी घटना हुई थी बलात्कार की, और उस पे सरकार जो थी सवालों के घेरे में आई। उसके बाद गोरखपुर में ऑक्सीजन कांड को लेकर के सरकार जो थी सवालों के घेरे में आई। मुन्ना बजंगी की जेल के अंदर हत्या आई, उसको लेकर के सरकार पर सवाल उठे। एक अतीक अहमद का वीडियो वायरल, एक जो ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो रंगदारी मांग रहा है एक समाजवादी पार्टी के नेता से जेल के अंदर से, तो वो एक वायरल हुआ। तो ये सारी चीजें थी वो एक तरीके और उनके जिले में जो बच्चों के साथ हुआ, जो गोरखपुर में बच्चों की मतलब जो हॉस्पिटल में जो बच्चों की मौत हुई, वो मामला भी था। मतलब बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो पिछले 3 साल में हुए हैं, और इस कारण तो बैकफुट पे आई ही है। हाँ, उससे बैकफुट पे आई है। और दूसरा ये कि असल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो अफसरों के अंदर भी कई लॉबियां चलती हैं, और उन लॉबीज की आपस की लड़ाई जो है उससे जो मुख्यमंत्री पार पा ले जाता है वो एक अच्छा प्रशासक साबित होता है। देखिए, मायावती जो थी वो एक मतलब कानून व्यवस्था के मामले में बेहतर जो थी, वो पिछले मतलब 25-30 सालों में बेहतर मुख्यमंत्री इसलिए साबित हुई कि वो जो थी इन सरकारी अफसरों की लॉबी से पार पा जाती थी, और सरकारी अफसर जो थे वो शंट रहते थे, बिल्कुल लाइन में खड़े रहते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में भी अकेले आजम खान ऐसे नेता थे कि जिनके सामने सरकारी अफसर जो थे वो बिल्कुल अपनी तमीज में रहते थे, ठीक जो उनका काम है उस पर काम करते थे, और आजम खान उनको याद भी दिलाते थे कि आपका काम जो है हमको निर्देश देना नहीं है, हमारे निर्देश का पालन करना है। वो स्थिति जो है वो इस सरकार में होती हुई दिखाई नहीं पड़ती। पिछले दिनों आपको याद हुआ कि नोएडा के ही एक एसएसपी का पत्र जो था वो काफी वायरल हुआ था, और उसमें उन्होंने प्रदेश के कई बड़े अफसरों के ऊपर जो थे वो गंभीर किस्म के आरोप लगाए थे। उसके बाद जो थी वो उनके वो सस्पेंशन हुआ, सब चीजें हुई इस तरह की।
तो मतलब जो अफसरों के अंदर की जो राजनीति जो है वो मुझे लगता है कि वो भी एक गैंगवार की तरीके से जो है यहाँ होती है, और उससे पार पाने में मुझे लगता है मुख्यमंत्री है वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और अगर उत्तर प्रदेश को कानून के मोर्चे पे ठीक ले आना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी जिस वायदे के साथ आई भी थी सत्ता में और छप्पर फाड़ के उसको बहुमत मिला था और जिसपे बुरी तरीके से फेल हुई है, अगर 2022 के चुनाव में उस पर टिके रहना है और अपना परफॉर्मेंस साबित करना है, तो दिल्ली को चाहिए कि वो लखनऊ को ठीक तरीके से काम करने दे, और लखनऊ को चाहिए कि वो इन अफसरों की जो आपस की लड़ाई है और आपस में जो इनकी जो तनातनी चलती है उस पर जो है लगाम लगाए। जी, तो खैर ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात है, लेकिन अभी जो बात हम जिस विकास दुबे की कर रहे हैं वो अब पुलिस की गिरफ्त में है और उसकी गिरफ्तारी हुई है या उसने सरेंडर किया है। तो यानी कि गिरफ्तारी या सरेंडर ये दोनों एक दूसरे के लिए मतलब कि विरोधाभासी है और इस पे बहस चल रही है, क्योंकि मामला जो है वो राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है और मामला चुनाव का भी है जो मध्य प्रदेश के उपचुनाव को देखते हुए हम कह रहे हैं। तो अब देखना होगा कि गैंगस्टर विकास के नाम पर सियासी गोटी बैठाने में कौन आगे रहता है, या क्या कांग्रेस जो सवाल कर रही है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने जो सवाल किया है, ये सवाल भारी पड़ते हैं और जनता क्या सोचती है। तो भारत शर्मा जी आपने और अमलेंदु उपाध्याय जी आपने, आप दोनों ने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से हमें सुना, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और देखते रहिए DB लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।